गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। डियर स्टूडेंट, आज हम लेसन नंबर 3 पर आपसे बात करेंगे जिसका नाम है वनस्पति जगत। वनस्पति जगत क्या है? देखिए, लास्ट क्लास में हमने आपको बताया कि आर.एच. विटेकर नामक वैज्ञानिक ने 1969 के अंदर 5 जगत वर्गीकरण पद्धति दी। 1969 के अंदर आर.एच. विटेकर नामक वैज्ञानिक ने पंच जगत वर्गीकरण पद्धति दी। ठीक है, और आपको हमने बताया कि पंच जगत वर्गीकरण पद्धति को 5 भागों में बांटा गया है: मोनेरा, प्रोटिस्टा, प्लांटे, फंजाई और एनिमेलिया। आपको हम बता दें, प्लांटी जगत को वनस्पति जगत के अंतर रखा गया है। प्लांटी जगत को कौन से जगत में रखा गया है? वनस्पति जगत में रखा गया है, क्योंकि आज जो हम आपको पढ़ा रहे हैं वो वनस्पति जगत के बारे में बात कर रहे हैं, प्लांट किंगडम पर आपसे बात कर रहे हैं। मैं एक बार लिख देता हूं, लेसन 3 पाठ का नाम है प्लांट किंगडम, पादप जगत। और हमने आपको बताया कि आर.एच. विटेकर नाम का जो वैज्ञानिक था, आर.एच. विटेकर नाम के वैज्ञानिक ने 1963 में पंच जगत वर्गीकरण पद्धति दी, और उस पंच जगत वर्गीकरण पद्धति को 5 जगतों में बांटा गया है। नंबर 1 मोनेरा, नंबर 2 प्रोटिस्टा, नंबर 3 कवक, नंबर 4 प्लांटे, नंबर 5 एनिमेलिया। और हम आपको ये बता रहे हैं कि पंच जगत वर्गीकरण पद्धति में जो प्लांटी जगत दिया गया है, इसी प्लांटी जगत को वनस्पति जगत के अंतर्गत रखा गया है। तो इस प्लांटी जगत को किसके अंतर्गत रखा गया है? वनस्पति जगत के अंतर्गत रखा गया है। और आपको हम बता दें, आज जो हम अध्ययन करने जा रहे हैं वो प्लांट किंगडम पर ही बात कर रहे हैं, वनस्पति जगत पर ही हम बात करने जा रहे हैं, वनस्पति जगत पर ही आपसे बात करने जा रहे हैं। देखिए, हमने आपको बताया कि वनस्पति जो जगत होता है उसको मुख्य रूप से 5 भागों में बांटा गया है। कौन से भागों में बांटा गया है? वनस्पति जगत को मुख्य रूप से 5 भागों में बांटा गया है। नंबर 1 शैवाल, नंबर 2 ब्रायोफाइटा, नंबर 3 टेरिडोफाइटा, नंबर 4 जिम्नोस्पर्म और नंबर 5 एंजियोस्पर्म। यह हमने आपको प्लांटी जगत में बोला था कि प्लांटी जगत के अंतर्गत निम्न पादपों को शामिल किया गया है: शैवाल, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म को क्या किया गया है? शामिल किया गया है। देखिए, कैरोलस लिनियस नाम का एक वैज्ञानिक था जिसने 1753 में अपनी पुस्तक स्पीसीज ऑफ प्लांटेरम या स्पीसीज प्लांटेरम नामक पुस्तक में 6000 पादप जातियों का क्या किया है? वर्णन किया है। कैरोलस लिनियस नामक वैज्ञानिक ने अपनी पुस्तक, जिसका नाम था, कैरोलस लिनियस के द्वारा एक पुस्तक लिखी गई थी जिसका नाम था स्पीसीज ऑफ प्लांटेरम के नाम से उसे जाना जाता है। और इन्होंने अपनी इस पुस्तक के अंदर लगभग 6000 पादप जातियों का क्या किया है? 6000 पादप जातियों का क्या किया है? वर्णन किया है। 6000 पादप जातियों का जो वर्गीकरण किया गया है वो कैरोलस लिनियस ने अपनी पुस्तक स्पीसीज ऑफ प्लांटेरम के अंदर क्या है? किया। ठीक है, आपको मैं बता दूं, कैरोलस लिनियस ने पादपों का जो वर्गीकरण किया था वो लैंगिक लक्षणों के आधार पर भी किया था। कैरोलस लिनियस ने
अपना जो वर्गीकरण किया था वो किसके आधार पर किया गया था? वर्गीकरण जो किया था वो लैंगिक लक्षणों के आधार पर किया था। कैरोलस लिनियस ने अपना जो वर्गीकरण किया था वो किस आधार पर किया था? लैंगिक लक्षणों के आधार पर किया था। ठीक है, इसलिए कैरोलस लिनियस को वर्गीकरण विज्ञान का जनक भी कहा जाता है। कैरोलस लिनियस को वर्गीकरण विज्ञान का क्या कहा जाता है? जनक भी कहा जाता है। आपको बता दें, कैरोलस लिनियस ने पादपों को 24 वर्गों में बांटा था। कैरोलस लिनियस ने पादपों को कितने वर्गों में बांटा था? 24 वर्गों में बांटा था, जिसमें से उन्होंने 23 वर्ग पुष्पीय पादपों में बांटा था। 23 वर्गों को पुष्पीय पादपों में बांटा था और एक वर्ग को किस में बांटा था? अपुष्पीय पादपों के अंदर बांटा था। एक वर्ग को किस में बांटा था? अपुष्पीय पादपों में बांटा था। क्लियर बात हो गई? एक वर्ग को उन्होंने किस में बांट दिया था? अपुष्पीय पादपों के अंदर बांटा था। इज इट राइट? उसके बाद आता है एक वैज्ञानिक जिनका नाम था बेंथम और हुकर। बेंथम और हुकर नाम के वैज्ञानिक ने, ठीक है, बेंथम और हुकर नाम का जो वैज्ञानिक था, इन दोनों वैज्ञानिकों ने प्राकृतिक पद्धति वर्गीकरण प्रस्तुत किया था। प्राकृतिक पद्धति का वर्गीकरण क्या है, इन्होंने प्रस्तुत किया था। नेचुरल सिस्टम क्लासिफिकेशन जो दिया गया था वो बेंथम और हुकर नामक वैज्ञानिक ने दिया। बेंथम और हुकर नामक वैज्ञानिक ने अपनी एक पुस्तक लिखी थी, बेंथम और हुकर ने, जिसका नाम था जेनरा ऑफ प्लांटेरम। जिसका नाम क्या है? जेनरा ऑफ प्लांटेरम। बेंथम और हुकर के द्वारा ये पुस्तक लिखी गई थी जिसका नाम था जेनरा ऑफ प्लांटेरम। और इन्होंने अपनी इस पुस्तक जेनरा ऑफ प्लांटेरम के अंदर, ध्यान से सुनना, इन्होंने अपनी पुस्तक जो जेनरा ऑफ प्लांटेरम थी उसमें पादपों को मुख्य रूप से पादपों को उन्होंने 3 भागों में बांटा था और उसको 3 भागों में क्या किया था? प्रकाशित किया था। इसलिए इन्होंने संपूर्ण पादप जगत को 202 वर्गों में बांटा था। बेंथम हुकर ने संपूर्ण पादप जगत को कितने भागों में बांटा था? 202 वर्गों में बांटा था। बेंथम और हुकर ने संपूर्ण पादप जगत को कितने वर्गों में बांटा था? 202 वर्गों के अंदर बांटा था। मैंने आपको बता दिया, इन्होंने अपनी पुस्तक जो है उसको 3 भागों में प्रकाशित किया था और उस संपूर्ण पुस्तक को उन्होंने क्या है 202 वर्गों के अंदर, यानी कि उस संपूर्ण पुस्तक के अंदर जितने भी पादप जगत के अंदर, यानी कि संपूर्ण पादप जगत को 2 वर्गों में क्या है? बांटा गया है। इसके पश्चात चार्ल्स डार्विन वैज्ञानिक हुए और चार्ल्स डार्विन के बाद जिन वैज्ञानिकों ने पादपों का वर्गीकरण किया, उन्होंने पादपों का वर्गीकरण विकासीय संबंध के आधार पर और आनुवंशिक समानता के आधार पर किया। हम कह सकते हैं चार्ल्स डार्विन के बाद पादपों का जो वर्गीकरण किया गया है वो विकासीय संबंध और किसके आधार पर किया गया है? आनुवंशिक समानता के आधार पर किया गया है। देखिए, वर्गीकरण जो दिया गया है वो जाति वृत्तीय पद्धति पर दिया गया है। वर्गीकरण किस आधार पर दिया गया है? जाति वृत्तीय पद्धति पर दिया गया है। तो हम आपको बता दें, इस पादप जगत के इस चैप्टर के अंदर हम, ठीक है, हमने आपको बताया कि वनस्पति जगत को इन 5 भागों में बांटा गया है: शैवाल, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म। इसलिए जो आज का हमारा टॉपिक होगा फर्स्ट, वो कौन होगा? शैवाल होगा। तो अब हम जो बात करने जा रहे हैं वो शैवालों पर बात कर रहे हैं। देखिए, शैवाल क्या है, ठीक है। शैवाल किस आवास में पाए जाते हैं? इन पौधों का आकार आकृति किस प्रकार का होता है? शैवालों का, ठीक है। इनके अंदर जनन किस प्रकार का होता है? ये पादप पोषण की दृष्टि से किस प्रकार के होते हैं? आइए इन सभी बिंदुओं पर आपसे बात करते हैं। देखिए, आज का हमारा टॉपिक है एल्ग। किस पर बात करने जा रहे हैं? एल्ग, यानी कि जिन्हें हम क्या कहते हैं? शैवाल कहते हैं।
देखिए शैवालों को सामान्य बोलचाल में हम क्या कहते हैं, काई कहते हैं। क्या कहते हैं, काई। शैवालों को सामान्य बोलचाल में क्या कहा जाता है, काई कहा जाता है, काई। ठीक है, शैवालों को सामान्य बोलचाल में क्या कहा जाता है, काई कहा जाता है। देखिए शैवालों का अध्ययन जो किया जाता है उसे फाइकोलॉजी कहा जाता है या उन्हें शैवाल विज्ञान कहा जाता है। शैवालों का जिस विज्ञान में इनका अध्ययन किया जाता है, ठीक है, शैवालों का जो अध्ययन किया जाता है उसे शैवाल विज्ञान कहते हैं। शैवाल विज्ञान नहीं कहें तो उसे क्या कहा जाता है, फाइकोलॉजी कहा जाता है। ठीक है, देखिए शैवालों का सबसे पहले जो अध्ययन किया गया था, ठीक है, वो एफी फ्रिस नाम के वैज्ञानिक द्वारा किया गया था। ठीक है, एफी फ्रिस नामक वैज्ञानिक को, फ्रिस नामक वैज्ञानिक को शैवाल विज्ञान का जनक कहा जाता है। शैवाल विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है, एफी फ्रिस को शैवाल विज्ञान का जनक कहा जाता है। और ओपी आयंगर नाम का जो वैज्ञानिक था, अगर आपसे पूछा जाए कि भारत में शैवाल विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है, तो भारत में ओपी आयंगर नाम के वैज्ञानिक हैं। ओपी आयंगर नाम के वैज्ञानिक को भारत में शैवाल विज्ञान का क्या कहा जाता है, जनक कहा जाता है। भारत में शैवाल विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है, ओपी आयंगर नामक वैज्ञानिक को कहा जाता है। अब बात करते हैं शैवाल किस आवास में पाए जाते हैं। देखिए पहला बिंदु है शैवालों का आवास, हैबिटेट ऑफ एल्ग। हैबिटेट ऑफ एल्ग पर हम आपसे बात करने जा रहे हैं। देखिए शैवाल जो होते हैं वो कहां पर पाए जाते हैं, अधिकांशतः शैवाल कैसे होते हैं, जलीय होते हैं, जल में पाए जाते हैं। और जल भी क्या है, दो प्रकार के जल में पाए जाते हैं। कुछ शैवाल जो होते हैं वो लवणीय जल में पाए जाते हैं, तो कुछ शैवाल कहां पर पाए जाते हैं, अलवणीय जल के अंदर क्या है, पाए जाते हैं। शैवाल जो होते हैं वो लवणीय और अवलवणीय जल के अंदर पाए जाते हैं। दूसरे जो शैवाल होते हैं वो कुछ ऐसे शैवाल होते हैं जो नमी युक्त स्थानों पर पाए जाते हैं, मोइस्ट प्लेसेज पर पाए जाते हैं। कौन से स्थानों पर पाए जाते हैं, नमी युक्त स्थानों पर पाए जाते हैं, मोइस्ट प्लेसेज पर पाए जाते हैं। और आपको हम बता दें नमी युक्त स्थान क्या है, जहां पर क्या है, सले गले पदार्थ भी होते हैं, या आपको हम बता दें नम मिट्टी होती है। नमी युक्त जो मिट्टी होती है उसके अंदर, मोइस्ट सॉइल के अंदर क्या है, शैवाल पाए जाते हैं। या पत्थर होते हैं, स्टोन्स होते हैं, उनके अंदर पाए जाते हैं। या फिर जो लकड़ी होती है, नम लकड़ी, उस नम लकड़ी के अंदर क्या है, जो वुड होती है उनके अंदर क्या है, ये शैवाल पाए जाते हैं। तो जलीय जल में पाए जाते हैं और नम स्थानों पर शैवाल क्या है, पाए जाते हैं। अब बात करते हैं शैवालों का आकार। देखिए शैवालों का आकार कैसा होता है, थैलस के आकार का होता है। कैसे आकार का होता है, थैलस के आकार का होता है। ठीक है, जैसे आपको ये वॉल बॉक्स की संरचना दी हुई है, इस तरीके से वॉल बॉक्स की क्या होती है, संरचना होती है। ठीक है, ये वॉल बॉक्स होता है, समझ आ रही है, ये किसकी संरचना है, वॉल बॉक्स की संरचना है। इसी तरीके से ये कारा की संरचना होती है। ये किसकी संरचना होती है, कारा नामक जो शैवाल होता है उसकी संरचना होती है। ये जो संरचना आपको दिखाई गई है, ये संरचना आपको किसकी होती है, क्लेमाइडोमोनास की होती है। कैसी होती है, ये क्लेमाइडोमोनास होता है, ये कारा होता है, ये कौन होता है, ये आपको संरचना मैंने आपको दिखा दिया, वॉल बॉक्स की होती है। तो इनका आकार कैसा होता है, थैलस के आकार का होता है। तो आपको पता है शैवालों का आकार कैसा होता है, थैलस के आकार का होता है। कैसे आकार का होता है, थैलस के आकार का होता है। और इनमें ऊतक, ये क्या है, ऊतक और तंत्रों में विभाजित नहीं होते। ऊतकों में या किसी प्रकार के तंत्र के अंदर क्या है, ये विभाजित नहीं होता है।
अधिकांशतः जो शैवाल होते हैं, मैं आपको बता दूं, अधिकांशतः जो शैवाल होते हैं उनमें जनन अंग भी कैसे होते हैं, एक कोशिकीय होते हैं। मोस्टली जो शैवाल होते हैं उनमें जनन अंग कैसे होते हैं, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स। अधिकांशतः शैवालों में रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स कौन से प्रकार के होते हैं, एक कोशिकीय होते हैं, यूनिसेल्युलर होते हैं। कैसे होते हैं, एक कोशिकीय प्रकार के क्या पाए जाते हैं, शैवाल पाए जाते हैं। देखिए हम बात करें तो शैवाल जो होते हैं वो अधिकांशतः कैसे होते हैं, स्वपोषी होते हैं। अधिकांशतः शैवाल कैसे होते हैं, स्वपोषी होते हैं। क्यों होते हैं, क्योंकि इनमें क्या पाया जाता है, क्लोरोफिल वर्णक पाया जाता है। और क्लोरोफिल वर्णक पाए जाने के कारण ये कैसे होता है, क्लोरोफिल वर्णक पाए जाने के कारण ये कैसे होता है, क्लोरोफिल वर्णक पाए जाते हैं, इसलिए क्या काम करता है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करता है। कौन सी क्रिया करता है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करते हैं, और प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करके भोजन अपना स्वयं बनाते हैं, इसलिए इन्हें क्या कहा जाता है, स्वपोषी कहा जाता है। परंतु कुछ पादप ऐसे होते हैं जो अपना भोजन स्वयं नहीं बनाते हैं बल्कि दूसरे जीवों पर क्या है, आश्रित होते हैं। अर्थात कुछ शैवाल कैसे होते हैं, परजीवी होते हैं, पैरासाइट होते हैं। कुछ शैवाल कैसे होते हैं, परजीवी होते हैं, किस प्रकार के होते हैं, पैरासाइटिक होते हैं। देखिए मैं आपको बता दूं, जो शैवाल होते हैं वो अपना भोजन स्टार्च के रूप में क्या करते हैं, संचित करते हैं। शैवाल जो होता है वो अपना भोजन किसके रूप में संचित करता है, स्टार्च के रूप में क्या करता है, संचित करता है। तो फूड स्टोरेज जो किया जाता है, या रिजर्व जो फूड होता है, फूड स्टोरेज, वो किसके रूप में किया जाता है, शैवालों में स्टार्च के रूप में भोजन का संचय किया जाता है। इनमें क्या पाई जाती है, कोशिका भित्ति पाई जाती है। कोशिका भित्ति शैवालों के अंदर पाई जाती है, जो मोस्टली सेल्यूलोज से क्या होती है, बनी होती है। किससे बनी होती है, सेल्यूलोज से क्या होती है, बनी होती है। देखिए मैं आपको बता दूं, कुछ शैवाल तो एकल होते हैं, अकेले पाए जाते हैं, कुछ ऐसे भी हैं जो कॉलोनी बना करके रहते हैं। जैसे वॉलवॉक्स है वो कॉलोनी बना करके रहता है, इस तरीके की संरचना के रूप में वॉलवॉक्स पाया जाता है। कुछ शैवाल जो होते हैं वो तंतुनुमा होता है, जैसे यूलोथेरिक्स होता है। यूलोथेरिक्स और स्पाइरोगायरा, ये दो शैवाल ऐसे होते हैं जो तंतुनुमा होता है। पर कुछ शैवाल ऐसे होते हैं जिनका आकार कैसा होता है, जिनका आकार कैसा होता है, विशालकाय होता है। जिन शैवालों का आकार विशालकाय होता है उनका नाम मैं आपको बता रहा हूँ, कैल्प। कैल्प नाम का जो शैवाल होता है उसका आकार बड़ा ही हग होता है, बड़ा ही विशालकाय होता है। अब हम बात करते हैं, देखिए इनमें जनन के बारे में। शैवाल जो होते हैं उनमें जनन 3 प्रकार से होता है। शैवालों में जनन की अगर बात करें तो शैवाल जो होते हैं उनमें जनन कितने प्रकार का होता है, 3 प्रकार का होता है। कुछ शैवाल ऐसे होते हैं जिनमें कायिक जनन पाया जाता है। कुछ शैवाल ऐसे होते हैं जिनमें अलैंगिक जनन भी पाया जाता है, और कुछ ऐसे होते हैं जिनमें लैंगिक जनन भी पाया जाता है। अर्थात शैवालों में कायिक, लैंगिक और अलैंगिक तीनों ही प्रकार के क्या पाए जाते हैं, जनन पाए जाते हैं। देखिए कायिक जनन करने वाले शैवालों में विखंडन की विधि द्वारा क्या होता है, जनन होता है। ठीक है, विखंडन विधि द्वारा कुछ शैवालों में कायिक जनन पाया जाता है। और विखंडन में क्या है कि पौधे का, यानी कि जो थैलस होता है, ठीक है, शैवालों का जो थैलस होता है वो थैलस का प्रत्येक खंड जो होता है वो थैलस का के अंदर क्या हो जाता है, रूपांतरित हो जाता है, थैलस के अंदर बदल जाता है। ठीक है, थैलस का प्रत्येक खंड क्या होता है, बदल करके, ठीक है, या थैलस जो है वो अनेक छोटे छोटे खंडों में टूट जाता है, और प्रत्येक खंड से नए थैलस का क्या होता है, निर्माण होता है। वो विधि कहलाते हैं विखंडन की क्रिया कहलाती है। देखिए अलैंगिक जनन, अनुकूल जो परिस्थितियां होती हैं, फेवरेबल कंडीशन होती हैं, उनमें अधिकांशतः जो शैवाल होते हैं, फेवरेबल कंडीशन के अंदर अधिकांशतः जो शैवाल होते हैं उन शैवालों के अंदर अलैंगिक जनन जो होता है वो माइटोस्पोर के द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है, माइटोस्पोर के द्वारा होता है।
ठीक है। परंतु आपको बता दूं, लैंगिक जनन करने वाले कुछ जो जीव होते हैं, या थोड़ा सा मैं आपको उसी पे और बात कर लेता हूं, अलैंगिक जनन पर। अलैंगिक जनन करने वाले जो कुछ होते हैं, कुछ जीव, कुछ शैवाल ऐसे होते हैं जिनमें क्या है, विभिन्न प्रकार के बीजाणु पाए जाते हैं। जैसे चल बीजाणु पाए जाते हैं जिन्हें जूस्पोर कहा जाता है। चल बीजाणु में क्या पाए जाते हैं, कसाब पाए जाते हैं। चल बीजाणु में क्या पाए जाते हैं, कसाब पाए जाते हैं। और वो क्या करते हैं, अंकुरण के बाद, ठीक है, नए पादप का क्या करते हैं, निर्माण करते हैं। इसी तरीके से आपको मैं बता दूं, जैसे लैंगिक जनन पर अगर हम बात करें तो ऐसे शैवाल जो लैंगिक जनन करते हैं वहां पर दो युग्मक क्या हो जाते हैं, संलयित हो जाते हैं। लैंगिक जनन करने वाले जो जीव होते हैं या शैवाल होते हैं उनमें दो युग्मक, एक युग्मक ये रहा नर युग्मक, एक मादा युग्मक, ये दोनों क्या हो जाते हैं, संलयित हो जाते हैं। और संलयित होने के पश्चात नए पादप का क्या करते हैं, निर्माण करते हैं। परंतु आपको मैं बता दूं, जैसे क्लेमाइडोमोनास होता है जिसमें दो युग्मक होते हैं, और दोनों युग्मक कैसे होते हैं, भिन्न भिन्न माप के होते हैं। जब दो युग्मक कैसे हो, भिन्न माप के होते हैं, एक नर युग्मक जैसे छोटा होता है, मादा युग्मक कैसा होता है, बड़ा होता है, या मादा युग्मक छोटा होता है, नर युग्मक कैसा होता है, आकार में बड़ा होता है। तो इस प्रकार का जब दो युग्मक कैसे हो, भिन्न माप के हो, तो उसे क्या कहते हैं, असमयुग्मक ही कहते हैं। असमयुग्मक ही कहते हैं, जैसे क्लेमाइडोमोनास में। किसमें, क्लेमाइडोमोनास में। जैसे वॉल्वॉक्स में आपको बता दूं कि नर युग्मक तो कैसा होता है, चल अवस्था में होता है, आकार में छोटा होता है। मादा युग्मक कैसा होता है, अचल होता है। और ये नर युग्मक यानी कि चल नर युग्मक और अचल मादा युग्मक दोनों आपस में क्या होते हैं, संगलित होते हैं। देखिए ये तो चल नर युग्मक है, चल नर युग्मक है, और ये क्या है, अचल मादा युग्मक है, और ये दोनों आपस में क्या हो जाते हैं, संलयित हो जाएं, ठीक है, दोनों मिल जाएं, तो इससे क्या है, नए थैलस का क्या होता है, निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है, नए थैलस का निर्माण होता है। खास तौर से मैंने आपको बताया था वॉल्वॉक्स और जो यूलोथेरिक्स होता है, वॉल्वॉक्स और यूलोथेरिक्स के अंदर इस प्रकार का यानी कि लैंगिक जनन जंतुओं में पाया जाता है। देखिए नेक्स्ट वीडियो में हम आपसे बात करेंगे शैवालों के वर्गीकरण पर बात करेंगे, शैवालों का आर्थिक महत्व पर आपसे बात करेंगे। टिल देन टेक केयर बाय कोरोना, बी सेफ, बी हैप्पी, थैंक्स वेरी मच।